23 अगस्त 2023 पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। रसिया का लूना 25 क्रैश हो चुका था और भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहा था जहां आज तक कोई नहीं गया था। दक्षिणी ध्रुव का वो खौफनाक अंधेरा, लैंडिंग सफल हुई, हमने जश्न मनाया। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या था जो नासा, जापान के जाक्सा और चाइना के अरबों डॉलर के मिशन नहीं कर पाए थे? उस भयानक अंधेरे में ऐसा क्या छुपा हुआ था जिसे ढूंढने के लिए रसिया ने अपना लूना 25 क्रैश करवा लिया था? लेकिन दोस्तों, भारत के इसरो ने अकेले ऐसे कैसे कर डाला? चंद्रयान 3 ने चांद की उस अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया के अंदर अब ऐसा क्या खोज निकाला है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है? दोस्तों, जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था उस शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी के अंदर अब ऐसा कौन सा राज मिला है जिसका कनेक्शन सीधे चांद के जन्म और अरबों साल पुराने उल्का पिंडों से जुड़ा हुआ है? लेकिन क्या आपको लगता है कि इसरो ने यह सब सिर्फ चांद की मिट्टी की कुछ तस्वीरें खींचने के लिए किया था? क्या आपको सच में लगता है कि नासा जैसी महाशक्ति जिसका बजट ही इसरो से 50 गुना ज्यादा है, जापान जैसी महाशक्ति जिसकी तकनीक का कोई तोड़ नहीं है, वो आज भारत के दरवाजे पर मदद क्यों मांग रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको इसरो के मून मिशन का वो सच बताने वाला हूं, सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुलकर के नहीं बोला गया है। चंद्रयान 3 तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली भोकाल तो अब मचने वाला है। आज दोस्तों, हम सिर्फ चंद्रयान 3 की कामयाबी की बात नहीं करेंगे, आज हम उस हिडन लेयर को डिकोड करेंगे जो सामान्य न्यूज के अंदर कहीं छिपा दी जाती है। दोस्तों, आज हम सिर्फ स्पेस मिशन की बात नहीं करेंगे, उस ग्लोबल पावर शिफ्ट की बात करेंगे जो चुपचाप स्पेस के अंदर लिखा जा चुका है। यह कहानी सिर्फ विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की नहीं है, बल्कि उसके बाद शुरू हुए उस असली खेल की है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज और गवर्नमेंट्स बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रही हैं। दोस्तों, बात चाहे चांद की मिट्टी में मिले उस रहस्यमय उल्कापिंड की हो या फिर भविष्य के अंदर चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन के अंदर छिपे हुए स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक की, भारत ने अब वो रास्ता पकड़ लिया है जहां से वापसी का कोई सवाल ही क्रिएट नहीं होता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि भारत ने ऐसा क्या ढूंढ लिया है जो दुनिया के होश उड़ा रहा है। तो दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर मौजूद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL के साइंटिस्टों ने एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसने स्पेस साइंस कम्युनिटी के अंदर एक नई डिबेट खड़ी कर दी है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने शिव शक्ति पॉइंट पर जिस मिट्टी की जांच की, उसकी केमिकल कंपोजिशन चंद्रमा के उस पहले ज्ञात उल्कापिंड से हूबहू मिलती पाई गई है जिसे ALHA 81005 कहा जाता है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि एक उल्कापिंड के मिलने के अंदर इतनी बड़ी क्या बात है, तो यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, ALHA 81005 कोई आम पत्थर नहीं है। इसे 1981 के अंदर अंटार्कटिका के एलोन हिल्स के अंदर खोजा गया था। दोस्तों, ये धरती पर पाया गया पहला ऐसा उल्कापिंड था जिसके बारे में साबित हुआ था कि वो चंद्रमा से टूट करके हमारी धरती पर गिरा है। प्रज्ञान रोवर के APXS पेलोड ने जब शिव शक्ति पॉइंट के ऊपर मिट्टी का विश्लेषण किया तो पता चला कि वहां मौजूद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण बिल्कुल ALHA 81005 उल्कापिंड की जैसा ही है। इसका मतलब यह नहीं कि वो उल्कापिंड इसी जगह से टूट करके गिरा था, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि भारत के रोवर ने चांद की उस प्राचीन सतह यानी कि एंशिएंट क्रस्ट को डिकोड कर लिया है जो अरबों सालों पहले बनी हुई थी। दोस्तों, इस डेटा के दम पर अब दुनिया भर के साइंटिस्ट ये समझ पाएंगे कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ था और उसकी गहराइयों के अंदर कौन कौन से दुर्लभ खनिज या मिनरल्स छिपे हुए हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी कि लूनर साउथ पोल कोई आम जगह नहीं है।
अमेरिका, रसिया और चाइना ने अब तक जितने भी मिशन चांद के ऊपर उतारे हैं वो सब इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास उतरे हैं। वहां का तापमान लगभग नॉर्मल होता है, सूरज की रोशनी लगातार मिलती है और जमीन अपेक्षाकृत समतल होती है। लेकिन साउथ पोल पूरी तरह से एक दुस्वप्न है। वहां भयंकर गहरे क्रेटर्स हैं जिनमें अरबों सालों से सूरज की एक सिंगल किरण भी नहीं पहुंची है। वहां का तापमान 200 से 250 डिग्री माइनस के अंदर होता है। ऐसे भयंकर अंधेरे और जमा देने वाले इलाके के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करना किसी भी देश के लिए एक असंभव टास्क है। दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 के पहुंचने के बिल्कुल कुछ दिन पहले जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के सपोर्ट से अप्रैल 2023 के अंदर हाकुतो आर मिशन 1 लॉन्च किया गया था। चांद पर यह क्रैश हो गया। इसके बाद में ही जापान ने स्लिम यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून लॉन्च किया था, जिसे शुरुआत के अंदर तो नाकाम बता दिया गया लेकिन बाद में यह कामयाब बताया गया। हालांकि दोस्तों, यह केवल एक लैंडिंग मिशन था। इसी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की रेस में रसिया ने अपने लूना 25 मिशन को भी पूरी ताकत के साथ में लॉन्च किया था। रसिया दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि स्पेस रेस में वो आज भी सबका बाप है, लेकिन जल्दबाजी और तकनीकी खामियों की वजह से लूना 25 चांद की सतह पर बुरी तरह से क्रैश हो गया और उसके ठीक कुछ दिनों बाद में भारत का चंद्रयान 3 बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट लैंडिंग करके चला गया। दोस्तों, भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया जिसने इस दुर्गम इलाके के अंदर अपना झंडा गाड़ा। लेकिन जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लैंडिंग तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। असली भोकाल तो मिशन के आखिरी पलों में मचा, जिसने नासा के वैज्ञानिकों को भी अपनी कुर्सियों पर उठने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मिशन के अंत में इसरो ने दुनिया को ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इसे हॉप टेस्ट यानी कि हॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। जब विक्रम लैंडर अपना सारा काम खत्म कर चुका था और उसे स्लीप मोड में जाना था, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती से कमांड देकर के उसके इंजन को दोबारा से चालू कर दिया। विक्रम चांद की सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा, हवा में तैरा और अपनी पुरानी जगह से थोड़ा दूर जाकर के दोबारा बिल्कुल सुरक्षित लैंड कर गया। दोस्तों, सुनने में ये एक छोटा सा जंप लग सकता है, लेकिन स्पेस डायनामिक्स की दुनिया के अंदर ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं पर पूरे खेल की है। दोस्तों, जब भी आप चांद से किसी चीज को वापस धरती पर लाना चाहते हैं या भविष्य में इंसानों को चांद पर भेज करके वापस बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत यह होती है कि आपका लैंडर चांद की सतह से दोबारा उड़ान भर सके। हॉप टेस्ट करके भारत ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे हम चांद पर सिर्फ जा ही नहीं सकते हैं बल्कि वहां से वापस भी आ सकते हैं। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी जिसका इस्तेमाल आने वाले चंद्रयान 4 मिशन के अंदर किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हॉप टेस्ट ही नहीं, चंद्रयान 3 ने जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की हैं उसने चांद को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। प्रज्ञान रोवर ने पहली बार चांद के साउथ पोल पर इन सीटू एक्सपेरिमेंट करके सल्फर यानी गंधक की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स भी खोजे गए हैं। ये डेटा फ्यूचर के अंदर चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल साबित होंगे। इसके साथ ही विक्रम लैंडर के अंदर लगे चेस्ट पेलोड ने पहली बार चांद की मिट्टी के अंदर थर्मामीटर डाल करके उसका तापमान नापा। जो नतीजे सामने आए दोस्तों, वो चौंकाने वाले थे। सतह पर तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री हो गया। इससे दोस्तों ये साबित हो गया कि चांद की मिट्टी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसोल्यूटर्स में से एक है। भविष्य के अंदर जब इंसान चांद के ऊपर अपना बेस बनाएगा तो उसे भयंकर रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए इसी मिट्टी के नीचे अपने घर बनाने पड़ेंगे। भारत का ये डेटा नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और सबसे बड़ा कारनामा तो
तब हुआ जब इसरो ने उस प्रपल्सन मॉड्यूल को, जिसका काम सिर्फ लैंडर को चांद तक छोड़ना था, बचे हुए ईंधन का इस्तेमाल करके वापस धरती की कक्षा यानी कि अर्थ ऑर्बिट के अंदर लाकर के खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये ऑर्बिटल डायनेमिक्स का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसे देख करके दुनिया भर के स्पेस एक्सपर्ट्स दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए। अब जो बात सामने आती है वही सबसे बड़ी है, आखिर इसरो ने ये सब किया कैसे? अमेरिका और चाइना के पास भारत से कई गुना ज्यादा बजट है, फिर भी इसरो की सफलता का रेट इतना हाई कैसे है? तो दोस्तों, इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं जिन्हें दुनिया अब इंडियन मॉडल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन कह रही है। पहला कारण है फेल्योर बेस्ड डिजाइन। दोस्तों, चंद्रयान 2 की विफलता के बाद में इसरो के लिए कोई अंत नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी सीख थी। चंद्रयान 3 को सक्सेस बेस्ड नहीं बल्कि फेल्योर बेस्ड डिजाइन किया गया था। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिकों ने यह मान करके काम किया कि क्या क्या गलत हो सकता है। लैंडर के पैरों को इतना ज्यादा मजबूत किया गया कि वो अगर तेज गति से नीचे टकराएं तो भी टूटे नहीं। ईंधन को ज्यादा रखा गया ताकि अगर जगह पर नहीं उतरे यानी सुरक्षित ना भी उतरे तो लैंडर उड़ करके दूसरी जगह को खोज सके। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो था एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल। दोस्तों, विक्रम लैंडर के अंदर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी कि LDV नाम का एक नया सेंसर लगाया गया था। यह सेंसर लेजर के जरिए चांद की सतह को स्कैन करके बिल्कुल सटीक स्पीड और दिशा बता सकता था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कम बजट में स्मार्ट नेविगेशन। दोस्तों, नासा जब चांद के ऊपर मिशन भेजता है तो वो बहुत भारी रॉकेट और अथाह इंजन का इस्तेमाल करके सीधे चांद की सतह के ऊपर जाता है, जिसमें सिर्फ 4 दिन लगते हैं। भारत के पास में इतना भारी भरकम रॉकेट नहीं था, लिहाजा इसरो ने ग्रेविटी असिस्ट यानी कि स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत ने धरती के कई चक्कर लगाए, अपनी स्पीड बढ़ाई और फिर चांद की कक्षा के अंदर एंट्री कर ली। इसके अंदर 40 दिन जरूर लगे, लेकिन इसने पूरे मिशन की लागत को हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम बजट के अंदर कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद में दुनिया का नजरिया भारत के प्रति पूरी तरह से बदल चुका है। जो देश कभी भारत को स्पेस रेस के अंदर पीछे चलते हुए देखा करते थे, वो आज इसरो के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए लाइन में खड़े हैं। भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं है, बल्कि अब उनके इक्वेशन बदलने वाला कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आज के टाइम में नासा का बजट इसरो से कई गुना ज्यादा है, लेकिन चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद में भारत ने टेक्नोलॉजिकली नासा की जो मदद की है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर एक बहुत बड़ा अध्याय है। विक्रम लैंडर के ऊपर नासा का एक पेलोड लगा है जिसका नाम LRA यानी कि लेजर रेक्ट्रो रिफ्लेक्टर एरे है। विक्रम लैंडर जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा के लिए खड़ा है, नासा अपने भविष्य के आर्टेमिस मून मिशन के लिए इसी विक्रम लैंडर को एक नेविगेशन बीकन यानी कि लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरेंगे तो उन्हें रास्ता भारत का विक्रम लैंडर दिखाएगा। दोस्तों, नासा और इसरो यही नहीं रुके हैं, बल्कि नासा और इसरो ने मिलकर के निसार नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया जो बेहद एडवांस है। नासा का ये महंगा और भारी भरकम एल बैंड भारत आया और इसरो ने अपना एक्सपर्टीज इस्तेमाल करके इसे अपने सैटेलाइट बेस पर सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया। दोस्तों, अंतरिक्ष के अंदर एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएंगे, इसमें भी भारत अब पीछे नहीं है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजे गए एक्सियोन 4 प्राइवेट मिशन के अंदर DRDO और इसरो द्वारा विकसित किया गया स्पेशल स्पेस फूड अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजा गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म अब शुरू होने वाली है। भारत अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के रूप में ऐसे मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो साइंस फिक्शन की फिल्म की कहानियों को भी हकीकत के अंदर तब्दील कर देंगे। चंद्रयान 4 कोई नॉर्मल मिशन नहीं है, ये एक लूनार सैंपल रिटर्न मिशन है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत का यान चांद पर जाएगा, रोबोटिक हाथों और ड्रिल मशीन से वहां की मिट्टी खोदेगा, उसे एक कैप्सूल के अंदर पैक करेगा और वापस धरती पर लेकर के आ जाएगा। दोस्तों, ये काम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे एक रॉकेट से लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसके भारी वजन की वजह से चंद्रयान 4 को 2 अलग अलग LVM-3 रॉकेट्स के अंदर लॉन्च किया जाएगा।
इसके अलग अलग हिस्से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जो पृथ्वी या चांद की कक्षा के अंदर जाकर के एक दूसरे से जुड़ेंगे। इस टेक्नोलॉजी को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। भारत सरकार ने इसके लिए 2104 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और इसे 2027 या फिर 2028 तक लॉन्च किए जाने का टारगेट भी तय कर दिया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 4 के अंदर पूरे 5 मॉड्यूल्स हैं। प्रपल्सन मॉड्यूल जो यान को चांद तक ले जाएगा, डिसेंडर मॉड्यूल जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा, असेंडर मॉड्यूल जो मिट्टी कलेक्ट करने के बाद में चांद से वापस उड़ान भरेगा, ट्रांसफर मॉड्यूल जो उस मिट्टी को लेकर के पृथ्वी की तरफ आएगा और आखिर के अंदर री एंट्री मॉड्यूल जो भयंकर घर्षण और आग को झेलते हुए 3 किलो चांद की मिट्टी को लेकर के धरती के समंदर के अंदर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। दोस्तों, ये मिशन चांद के दक्षिण ध्रुव के पास में मॉन्स माउंटेन नाम के एक बेहद खतरनाक और दुर्गम पहाड़ी इलाके के अंदर उतरने वाला है। अगर चंद्रयान 4 भारत की तकनीकी ताकत का प्रदर्शन करता है तो चंद्रयान 5 या फिर ल्यूपेक्स मिशन फ्यूचर के अंदर चांद के ऊपर इंसानों को बसाने की पहली ईंट साबित हो जाएगा। दोस्तों, ल्यूपेक्स यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का एक ज्वाइंट महामिशन है। इसका स्केल इतना ज्यादा बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। जहां चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ 1600 किलोग्राम का था, वहीं ल्यूपेक्स का लैंडर जिसे इसरो बना रहा है वो लगभग 6800 किलोग्राम का होगा। इसके अंदर जापान का बनाया हुआ 350 किलोग्राम का एक भारी भरकम रोवर होगा। दोस्तों, इस मिशन का असली भोकाल इसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी है। ये रोवर चांद के उन गड्ढों के अंदर जाएगा जहां हमेशा अंधेरा रहता है और अपनी विशाल ड्रिलिंग से 1.5 मीटर यानी कि करीब 5 फीट गहरी खुदाई करेगा। इसका टारगेट है वहां दबी हुई पानी की बर्फ और दूसरे खनिजों को निकालना। चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन तक काम कर पाया था क्योंकि चांद की रात के अंदर तापमान गिर जाता है और सोलार पैनल काम नहीं करते। लेकिन चंद्रयान 5 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 100 से ज्यादा दिनों तक चांद पर सर्वाइवल कर सके। वो चांद की भयानक ठंडी रातों के अंदर खुद को गर्म रखेगा और अगली सुबह फिर से काम करने पे लग जाएगा। दोस्तों, इन महामिशनों को सफल बनाने के लिए इसरो ने अपने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के अंदर एक बिल्कुल नया L9 इंजन तैयार किया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे 3.1 किलो न्यूटन लिक्विड फ्यूल इंजन का हॉट फायर टेस्ट सफलता के साथ में पूरा हो चुका है। यही वो ताकतवर इंजन है जो फ्यूचर के अंदर 6800 किलो के लैंडर को और 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर लेकर के सुरक्षित उतरेगा। दोस्तों, बाहर से ये डिसीजन एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन वास्तव में ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया के अंदर एक बहुत ही कड़वा और यथार्थवादी सच है जिसे कोई खुल करके नहीं बोलता है। कोई भी देश करोड़ों अरबों डॉलर सिर्फ विज्ञान की प्यास बुझाने के लिए खर्च नहीं करता है। इसके पीछे बहुत गहरी रणनीतियां होती हैं। इसरो एक सिविलियन स्पेस एजेंसी है, लिहाजा वो अपना सारा साइंटिफिक डेटा दुनिया के साथ शेयर भी करती है। लेकिन इन मिशंस के जरिए या पीछे से जो स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल साथ ही डिफेंस से जुड़े हुए जो मकसद होते हैं उन्हें कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नहीं बताया जाता है और यहीं पर तस्वीर बदलती है और यही वो असली भोकाल है जिसे दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट खामोशी से डिकोड करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 4 के अंदर जो स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसे डिफेंस की भाषा में ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी जो तकनीक शांतिपूर्ण कामों के लिए बनी है वही तकनीक युद्ध के समय एक भयंकर हथियार का रूप ले सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत के पास में वो तकनीक है जो अंतरिक्ष के अंदर लाखों किलोमीटर दूर भयंकर स्पीड से उड़ते हुए 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ सकती है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि भारत एंटी सैटेलाइट या एसैट टेक्नोलॉजी के अंदर भी पूरी तरह से माहिर हो चुका है। आने वाले टाइम में अगर कभी स्पेस वॉरफेयर की नौबत आती
है तो भारत इसी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन देश के जासूसी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके साथ ही डॉक करके उन्हें खराब भी कर सकता है या फिर उनके सिग्नल्स को हाईजैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने से अंतरिक्ष में कोई मलबा या डेब्रीज भी नहीं फैलेगा जो कि मिसाइल से सैटेलाइट को मारने पर होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लेवरेज है जिसने चाइना के स्पेस कमांड की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही दोस्तों, चंद्रयान 4 का री एंट्री कैप्सूल जब हजारों डिग्री का तापमान झेलते हुए धरती के ऊपर वापस आएगा तो उस तकनीक से मिलने वाला डेटा भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि आईसीबीएम और फ्यूचर के हाइपरसोनिक वेपन्स की हीट शील्ड को अजेय बना देगा। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी तलाशने में जुट चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल की सबसे बड़ी वजह चांद की मिट्टी या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है। असली वजह है हीलियम 3 और स्पेस माइनिंग की वो छुपी हुई रेस जिसके बारे में आम जनता को बहुत कुछ पता ही नहीं है। चंद्रमा की सतह के ऊपर हीलियम 3 नाम का एक ऐसा खजाना बिखरा पड़ा है जो धरती पर ना के बराबर है। धरती पर मैग्नेटिक फील्ड सोलार विंड्स को रोक देता है, लेकिन चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लिहाजा वहां अरबों सालों से हीलियम 3 जमा हो रही है। ये दोस्तों पॉइंट जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी में दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूचर छुपा हुआ है। हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन ईंधन माना जाता है। यह बिना किसी खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरे के इतनी अथाह एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। अमेरिका, चाइना और भारत के टॉप रणनीतिकार ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस देश के पास में भविष्य के अंदर चांद से हीलियम 3 निकाल करके धरती पर लाने की टेक्नोलॉजी होगी, वो देश अगले 100 सालों तक दुनिया के ग्लोबल एनर्जी मार्केट के ऊपर राज करेगा। चंद्रयान 4 सिर्फ एक सैंपल रिटर्न मिशन नहीं है, बल्कि ये स्पेस माइनिंग की डायरेक्शन के अंदर भारत का पहला लेकिन सबसे सॉलिड कदम है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह जो अचानक सी भीड़ लग रही है, इसके पीछे लूनार रियल एस्टेट के ऊपर कब्जे की जंग चल रही है। दोस्तों, चंद्रयान 5 जब वहां जाकर के पानी की बर्फ को खोजेगा तो वो सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं खोज रहा होगा। अंतरिक्ष की दुनिया में पानी का मतलब होता है रॉकेट फ्यूल, पानी यानी कि H2O, और उसको तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। हाइड्रोजन बेहतरीन ईंधन है और ऑक्सीजन जलने और सांस लेने के काम आ सकती है। दोस्तों, भविष्य में जब मंगल ग्रह या फिर किसी डीप स्पेस के लिए बड़े मिशन लॉन्च होंगे तो चांद उनका पेट्रोल पंप बन जाएगा। अब दोस्तों, जो बात सामने आती है वो ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड के ऊपर सिग्नेचर किए हैं। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस कानून कहता है कि कोई भी देश चांद पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन आर्टेमिस समझौते के अंदर एक बहुत ही चालाक नियम बनाया गया है जिसे सेफ्टी जोन या एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश चांद के किसी हिस्से पर अपनी मशीनें या अपना बेस बना लेता है तो सुरक्षा के नाम पर उसके आसपास के एक बड़े इलाके को सेफ्टी जोन घोषित कर दिया जाएगा, जहां कोई दूसरा देश अपना मिशन नहीं उतार सकता है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो जो पहले पहुंचेगा वो चांद के प्राइम रियल एस्टेट, खासतौर पर पानी वाले इलाकों पर कब्जा जमा लेगा। और दोस्तों, इसी मकसद से चाइना रसिया के साथ मिलकर के ILRS प्रोग्राम चला रहा है और वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर एकाधिकार जमाना चाहता है। भारत चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के जरिए उसी इलाके के अंदर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है ताकि चाइना को वहां मोनोपोली बनाने से रोका जा सके। ये सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं है, ये भारत की सीक्रेट ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के दो बड़े गुट बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका का आर्टेमिस ब्लॉक है और दूसरी तरफ रसिया और चाइना का गुट है। लेकिन भारत ने अपने फैसले से दुनिया को यह साफ मैसेज दे दिया है कि वो किसी भी गुट का पिछलगू बनकर के नहीं रहेगा। भारत अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर रहा है। 2035 तक अंतरिक्ष के अंदर अपना खुद का स्पेस स्टेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS कहा जा रहा
रहा है उसे इस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा गया है और 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने का विजन ये साबित करता है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। अगर फ्यूचर के अंदर धरती पर कोई गंभीर सिक्योरिटी क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और विदेशी स्पेस स्टेशन या जीपीएस सिस्टम भारत के लिए अपनी सेवाएं बंद कर देते हैं तो भी भारत का कम्युनिकेशन, नेविगेशन और मिलिट्री कमांड सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और ऑपरेशनल रहेगा। अब फैसले मोदी की टेबल पर हो रहे हैं और असर ग्लोबल लेवल पर दिख रहा है। आज इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। जापान के साथ में ल्यूपेक्स मिशन कर रहे हैं, नासा के साथ में हम लोग निसार सैटेलाइट को भेज चुके हैं और यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ईएसए के साथ में अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा शेयरिंग करने के लिए बड़े समझौते कर चुके हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो अब भारत के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर के भविष्य के मून मिशन के लिए न्यूक्लियर इंजन या फिर आरटीजी बनाने के ऊपर काम कर रहा है। वहीं एम्स के साथ मिलकर के गगनयान मिशन के लिए स्पेस मेडिसिन के ऊपर गहरी रिसर्च कर रहा है। ये सिर्फ खबर नहीं है, भारत की नई स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत का कम बजट और जुगाड़ अब दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। जिस स्मार्ट इंजीनियरिंग और फेल्योर बेस्ड डिजाइन के दम पर भारत ने चांद के उस इलाके के अंदर फतह हासिल की है जहां बड़े बड़े देश फेल हो जाते हैं, उसने ग्लोबल स्पेस मार्केट के अंदर भारत की वैल्यू कई गुना बढ़ा दी है। आज हम चंद्रयान की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मशीन का चांद के ऊपर उतरना नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे का प्रतीक है जो ये मानता है कि हम दुनिया के अंदर किसी से कम नहीं हैं। ये उस नए इकोसिस्टम की शुरुआत है जहां भारत की प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप्स और युवा वैज्ञानिक मिलकर के एक ऐसा सप्लाई चेन बना रहे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया भर के स्पेस मिशंस को पावर करेगा। अब वक्त आ गया है आपके ओपिनियन को जानने का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत का ये एग्रेसिव स्पेस एक्सपेंशन और चांद के ऊपर कब्जा जमाने की ये जो शांत लेकिन तेज रेस चल रही है, क्या ये आने वाले टाइम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी या दुनिया के बड़े देश, खास तौर पर चाइना, भारत की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कोई नई चाल चलेगा? आप क्या सोचते हैं? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।